स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमको डिस्कस करने थे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चल रहे थे हम। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसकी आज हमको इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं और मैं सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर and the other two contain acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको तीन चीजें दी हैं, आपको तीन चीजें दी हैं। एक आपको दिया है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एक आपको क्या दिया है, डिस्टिल्ड वाटर दिया है, ठीक है, एक आपको एसिडिक सोल्यूशन दिया है, ठीक है, और एक आपको बेसिक सोल्यूशन दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा क्या है। ऐसे तीन टेस्ट ट्यूब दिए हैं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये ए बी और सी है। बोला है कि तीन टेस्ट ट्यूब हैं, एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एक के अंदर एसिडिक सोल्यूशन है और एक के अंदर बेसिक सोल्यूशन है, पर आपको बाहर से देख के पता नहीं चलेगा। और टेस्ट करने के लिए आपके पास बस एक रेड लिटमस पेपर है। क्या आपके पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। तो एक रेड लिटमस पेपर से ही आपको सब कुछ चेक करके बताना है कि कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है, कौन सा बेसिक सोल्यूशन है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तो देखो एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन तो ठीक है, बस डिस्टिल्ड वाटर के आपके डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक चीज आपके पास न्यूट्रल है, एक आपके पास एसिडिक है और एक आपके पास बेसिक है। और टेस्ट करने के लिए आपके पास रेड लिटमस पेपर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक करके रेड लिटमस पेपर डालोगे। आपके पास रेड लिटमस पेपर है, ब्लू तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक करके रेड लिटमस पेपर डालोगे। अब जब आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो इन तीनों में से कोई एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो कि इसको क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। कोई एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो इसको क्या कर देगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो पहले आपने ए में डाला, कुछ नहीं हुआ, बी में डाला, कुछ नहीं हुआ, सी में जैसे ही डाला उसने क्या कर दिया, रेड को ब्लू कर दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सी क्या है, सी हमारा बेसिक है। सी हमारा क्या है, बेसिक है। अब आपका लिटमस पेपर क्या हो चुका है, अब आपका लिटमस पेपर लाल नहीं रहा, अब वो ब्लू हो चुका है, अब वो लाल नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास ब्लू लिटमस पेपर वाले है, को एसिडिक में आप ब्लू डालोगे। वाले को दोनों में डालोगे, आप ब्लू वाले को दोनों में डालोगे। एक में डालोगे तो कुछ नहीं होगा और एक में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि जो नीले से लाल कर दिया इसने, ये वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा एसिडिक होगा। होगा। और ऐसा सोल्यूशन जिसने ना एसिडिक में कुछ करा ना बेसिक में कुछ करा, वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसने ना एसिडिक में कुछ कलर चेंज करा ना बेसिक में कुछ कलर चेंज करा, तो ये कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। अच्छा बच्चों, इनके क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर भी लिख के दिखाऊं क्या, कि आपको कैसे आंसर लिखने हैं? नहीं भैया, लिख लिया। हाँ, आंसर देखो लिख लिया। वैसे वैसे तो अगर आप क्या बोलते हैं, कोई भी नेट पे अगर आप लिखोगे ना चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस, तो सोल्यूशन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, बस एक बार क्वेश्चंस को समझ लो, मेन कॉन्सेप्ट बना लो, सोल्यूशन आप कहीं से भी लिख लेना। और फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है कि सर, या बता दो, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं सबके सोल्यूशन एक एक करके लिखवा भी सकता हूँ। नहीं भैया, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, आप नेट पर किसी भी साइट पर कर लो, 90 to 95% साइट्स पर सोल्यूशन ठीक ही होते हैं, ऑलमोस्ट सबके सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, जिसके आपको सूट करते हैं आप बस गूगल पे लिखना क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस, सोल्यूशन ही सोल्यूशन खुल जाएंगे, कहीं से भी सोल्यूशन लिख लेना। उसके बावजूद बायजू देख लो, चाहे वेदांतु देख लो, लर्न सीबीएसई तिवारी, बहुत सारे हैं, किसी के भी देख लेना, सबके सही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ, मैंने आप लोगों को यू लाइक लेने को कहता हूँ मैं हर साल, अभी तो खैर बाहर जाने का मौसम, बाहर जाने का भी मौसम नहीं है ना, कुछ खुला नहीं है, तो अभी तो बच्चों ने यू लाइक ली नहीं है, नहीं तो मैं बच्चों को स्टार्टिंग में यू लाइक दिलवा देता हूँ। तो यू लाइक से भी आप सोल्यूशन देख सकते हो अगर किसी के, हाँ, अगर किसी के पास यू लाइक है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी यू लाइक में से, यू लाइक आपकी ऑल इन वन है। यू लाइक में आपको इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के भी बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएंगे, छोटे छोटे सोल्यूशन मिलते हैं और बड़ी अच्छी लैंग्वेज में सोल्यूशन होते हैं, और आपको अच्छे बाहर के क्वेश्चन, टैग्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अगर यू लाइक ले सकते हो, कोई बाहर जा रहा है
तो ले ले, कोई अच्छी मतलब अच्छी बात है, आप ले सकते हो तो उसको ले लो, फिर आपको सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब इसके बाद चलते हैं हम अगले हाँ भैया। क्वेश्चन में। इसके बाद आते हैं हमारे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस। कहता है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो इसको मैं काम करता हूँ, काट के वहां ले चलता हूँ। हाँ, कहता है जो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि दही और जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, उनको हमको क्या है, ब्रास और कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आपको ना कोडिंग पकड़नी है। मेन ये बात किस चीज की कर रहा है, ये आपसे दही की बात नहीं कर रहा, या खट्टे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा, ना ही आपसे एसिड ब्रास और कॉपर की बात कर रहा है। हमको पता है कि जो हमारे कर्ड है, एसिड जो कर्ड है और सोर सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे पास कर्ड है और जो सोर सब्सटेंसेस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड है हमारे। और जो ब्रास और कॉपर है, जो ब्रास और कॉपर है, मेटल ये क्या है, ये हमारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये है, कहने का मतलब इसका ये है कि आपको एसिड्स को मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, आपको एसिड्स को मेटल के कंटेनर के अंदर नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो हम ये बोलेंगे कि हम एसिड के अंदर मेटल, सॉरी, मेटल कंटेनर के अंदर एसिड को इसलिए नहीं रखते क्योंकि जब हम एसिड को मेटल से मिलाते हैं, जब हम एसिड को मेटल से मिलाते हैं तो हमें मेटल सॉल्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें? मेटल सॉल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं, इसमें से कई मेटल सॉल्ट्स एडिबल नहीं होते, ये नॉट एडिबल है। नॉट एडिबल मतलब खाने लायक नहीं होते। कई ऐसे मेटल सॉल्ट्स होते हैं जो कि खाने लायक नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको क्या कर सकते हैं, ये आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग आपको कॉज कर सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको, आप इसमें आंसर क्या लिखोगे कि वी शुड नॉट कीप curd or sour substances in brass and copper vessels because acid reacts with metal to form metal salts या मेटल सॉल्ट। poisonous metal salts, ठीक है, which can cause food poisoning and other illness। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खट्टे पदार्थों को ब्रास या कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस ठीक है, ये आप बता दोगे, इसका आपको एग्जाम्पल देना है तो आप एग्जाम्पल भी दे दोगे। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl प्लस Na, तो हमको क्या मिलेगा, NaCl2 प्लस प्लस NaCl प्लस H2। एक और एग्जाम्पल H2 चाहिए तो ये लो H2SO4 प्लस, क्या लूं, पोटेशियम ले लेता हूँ, Ca ये हो जाएगा क्या, K2SO4 K2SO4 प्लस H2। H2। दो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल बोला था, एक एग्जाम्पल बता दिया। और इसकी प्रेजेंस के लिए टेस्ट क्या करोगे हम, पॉप साउंड टेस्ट करेंगे इसके लिए हम। क्या नाम है एक हमारे टेस्ट कैंडल का, कर देंगे पॉप पॉप साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट। पॉप ठीक है, साउंड हम क्या टेस्ट करेंगे, बर्निंग कैंडल जो, प्लेस करेंगे। हाँ, जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है उस इवॉल्विंग गैस के आगे एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। अगर वो गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी तो इसका मतलब जो हमारी गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। ये हमसे कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा भी। अभी कैसे पता हमें कि क्या होगा यार, हमें कुछ नॉलेज थोड़ी है। कहता है एक मेटल कंपाउंड है ए। ठीक है, ये एक मेटल का कंपाउंड है। देखो बच्चों, ये मेटल नहीं है, ये मेटल का कंपाउंड है। ये क्या है, मेटल का कंपाउंड है। ये कंपाउंड। HCl के साथ रिएक्ट करा हमने, क्योंकि हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं मेटल प्लस HCl वाली रिएक्शन है ना, हम सोचते हैं मेटल प्लस HCl है, पर ये मेटल नहीं है, मेटल कंपाउंड है। तो मेटल कंपाउंड लिख देता हूँ मैं इसके आगे, कहीं बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये हमारा मेटल कंपाउंड है। तो एक हमारा मेटल कंपाउंड है ए, इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें इफरविसेंस मिलती है। ठीक है, इफरविसेंस मिलती है, और जो गैस हमारी इवॉल्व हुई है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, जैसे आप जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देते हो ना, ऐसे ही वो गैस भी है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो आप जलती हुई मोमबत्ती को कैसे बुझाते हो, आप फूंक मारते हो उसमें, और आपकी फूंक में क्या होती है, कार्बन CO2 होती डाइऑक्साइड। है। तो कार्बन आपको डाइऑक्साइड यहाँ पर से एक चीज याद रखनी है, यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है कि द गैस which extinguishes
द बर्निंग कैंडल इज CO2। CO2 गैस जो हमारी है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये आपको याद रखना है, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, जो हमारी गैस निकली है वो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कि हमारी CO2 तो रिलीज हुई है ना। वो गैस जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है वो क्या है? CO2 है। अब कौन सी ऐसी CO2 रिएक्शन है जिसमें CO2 निकलता है? कौन सी ऐसी रिएक्शन है? आपको याद करना है कि हमने बोला मेटल था कि कार्बोनेट मेटल और कार्बोनेट हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट वाली। एसिड, हाँ, जब हम मेटल कार्बोनेट को एक एसिड के साथ एसिड के रिएक्ट साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, साथ में प्लस CO2 वाटर मिलती प्लस है CO2। और H2 वाटर मिलती है। प्लस एक CO2। ही रिएक्शन मैंने आपको इस चैप्टर में ऐसी कराई है जिसमें CO2 निकल रही होती है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन में CO2 निकली थी। ठीक है, तो एक ऐसी गैस निकली है जो कि मोमबत्ती बुझा देती है। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। अब देखो, यहाँ पर जो मेटल कार्बोनेट है उसमें मेटल कोई भी हो सकता है। एसिड तो उसने हमें दिया है कि एसिड तो हमारा HCl है। एसिड उसने हमें बता दिया है, एसिड हमारा कौन सा है? HCl है। लेकिन मेटल तो हमारा कोई भी हो सकता है ना। मेटल कार्बोनेट में हम ये Na2CO3 भी ले सकते हैं, है ना। CaCO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, K2CO3 भी ले सकते हैं। तो कौन सा ले? अभी हमें नहीं पता कि हम मेटल, अब कार्बोनेट तो हमारे पास है पर उसने साथ में मेटल बोला है, तो मेटल तो कोई सा भी हो सकता है ना। अभी हमारी कंफ्यूजन आगे क्लियर होगी। कहता है इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे हमको क्या मिला है? सॉल्ट की जगह कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड मिला है। तो कैल्शियम क्लोराइड मिलने का मतलब क्या है? कि हमारा मेटल किसका था? कैल्शियम का हाँ, कैल्शियम क्लोराइड बना है, इसका मतलब मेटल हमने कौन सा यूज करा था? कैल्शियम मेटल यूज करा कैल्शियम। था। तो हमारी कैल्शियम जो कार्बोनेट हो रिएक्शन है, जाएगा। जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है क्योंकि हमें पता है हाँ मेटल कार्बोनेट लेते हैं। एसिड उसने बताया था कि हमने HCl लिया है। ये कंपाउंड उसने हमें दे रखा है CaCl2। ठीक है, CO2 के बारे में उसने बता रखा है कि निकली है, और हमें पता है कि इस रिएक्शन में साथ में H2O भी निकलता है। कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें, तो बैलेंस कर देंगे। कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है। कार्बोनेट अब यहाँ पर है पर यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है, तो हम देखेंगे कार्बन यहाँ पर एक है, कार्बन यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, एक है, एक यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन भी 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है। इक्वेशन पूरी हो गई मेरी बैलेंस। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों की आदत आपको डालनी है जिसमें आपको पता नहीं होता कौन सी इक्वेशन है या कौन सी रिएक्शन चल रही है। आपको छोटी छोटी कड़ियां दी होती हैं, उन कड़ियों को जोड़ जोड़ के आपको अपनी रिएक्शन तक या अपने कंपाउंड तक पहुंचना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में नहीं है, चैप्टर 4 तक जितने भी केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी आएंगे। जब मैं आपको बाहर के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो चैप्टर 1 में भी मिलेंगे। तो आपकी कह लो पूरी केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। 5 में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता है नहीं होता, ऐसी बोला होता है मेटल कंपाउंड AS में ये मिला है तो ये मिल गया, ये मिला है तो ये मिल गया। तो आपको इनकी आदत डालनी है बड़ी अच्छे से। एक बार इसको देखो और समझ लेते हैं। ठीक है, कहता है हमें इसने बोला कि हमारे पास एक मेटल कंपाउंड ए है। हमारे पास क्या है? एक मेटल कंपाउंड ए है। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा मेटल कंपाउंड ए। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं उतना लेकर चलूंगा, बस क्वेश्चन को देख के घबराना मत कि क्वेश्चन कैसा अजीब सा आ गया है। जो आपको बता रहा है उसको आप लिखते जाओ, आप चलना शुरू करो। जैसे बोलते हैं ना कि आप गाड़ी चला रहे हो तो अंधेरे रास्ते पे आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होता है ना। पर हम बोलते हैं कि आप कोई बात नहीं, आप चलते रहो। जैसे ही आप चलते रहोगे आपका जो अगला कदम होगा वो तो गाड़ी की रोशनी से आपको दिख ही जाएगा ना। तो ऐसे चलते चलते आप पूरा रास्ता पार कर जाओगे। हमको बस आगे के 2 कदम दिख रहे होते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी से जो लाइट निकल रही होती है। आगे का पूरा रास्ता अंधेरा होता है, पर तब भी हम चलते रहते हैं तो आगे का हमको थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है। ऐसे करते करते हम रास्ता पार कर जाते हैं। तो आप बस स्टार्ट कर देना सोल्यूशन को, डरना मत। ठीक है, तो आपके पास मेटल कंपाउंड ए है, जो आपके पास है वो आप लिख दो। हमारे पास मेटल कंपाउंड ए था, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक मेटल कंपाउंड है ए। फिर अब हमारे पास डाइल्यूट HCl था, मैंने HCl लिख दिया। डाइल्यूट लिख देने का मन होगा तो डाइल्यूट लिख देना। फिर कहता है हमें इफरविसेंस मिली है और एक गैस। एक बात और याद रखना, जो हमारी गैस विद इफरविसेंस, ठीक है, ये हमारी CO2 ही होती है। CO2 में हमारी इफरविसेंस आती है साथ में। जैसे कोक में आपने देखी इफरवेसेंस मतलब जैसे ऐसे कोक में आपने देखा ना कि छस ऐसे सी होती है, उसको हम इफरविसेंस कहते हैं। उसमें भी हमारी CO2 गैस निकल रही होती है साथ में। ठीक है, अच्छा तो जी। इफरविसेंस के साथ निकलेगा, थोड़े से झाग झाग के साथ निकलेगा। ठीक है, तो गैस इवॉल्व्स। अब ये जो हमारी गैस है ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो मैंने आपको बता दिया आज से कि वो गैस जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है वो है CO2।
तो आपको समझ जाना है कि मेरी CO2 तो निकली है भाई। और CO2 की बात आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि एक ही रिएक्शन है ऐसी जिसमें CO2 निकलती है, वो ये वाली रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट CO2 और H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आपने साइड में रख लेना है और कंपेयर कर करके चीजें निकालनी है। H2O बनता है तो H2O साइड में रख लिया। अब भैया कहता है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो हो सकता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, अगर आप वो भी लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, आपका आंसर तब भी सही होगा। ठीक है, ओके। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका। इसके बाद कहता है कि एक जो कंपाउंड आपका बना है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो आपको सॉल्ट भी मिल गया। देखो आपके पास CO2 भी थी, ये आपको मिल गई थी, आपको सॉल्ट भी बता दिया, और ये तो आपको पता ही है। तो निकालना क्या रह गया, एसिड भी उसने आपको बताया है, निकालना क्या रह गया, बस निकालना आपको ये रह गया। देखो ये सारी चीजें तो आपको आंसर करने से पहले ही मिल गई। ये आपको दिया हुआ है, सॉल्ट आपको साफ साफ दिया, कैल्शियम क्लोराइड है, और ये भी आपको दिया हुआ है, तीनों प्रोडक्ट साइड की तीनों चीजें दी हैं, एसिड भी आपको बता रखा है। मेन काम क्या था, मेन काम बस इतना छोटा सा था कि आपको मेटल कार्बोनेट पता करना था। अब मेटल कार्बोनेट के लिए कार्बोनेट तो CO3 ही होता है, कार्बोनेट में कोई बदलाव थोड़ी होता है, कार्बोनेट का मतलब तो CO3 है, जहां पर भी लग जाएगा। मेटल आपको पता करना है कौन सा, और मेटल आप कैसे पता करोगे, जो आपका प्रोडक्ट साइड पर बन रहा है। प्रोडक्ट साइड पर आपका कैल्शियम का सॉल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम मेटल इस्तेमाल करा था। अगर प्रोडक्ट साइड पर आपका सोडियम का सॉल्ट बनता, तो इसका मतलब आप यहाँ पर सोडियम मेटल ले लेते, है ना, Na2CO3 ले लेते। अगर प्रोडक्ट साइड पर आपका पोटेशियम का सॉल्ट बनता, तो यहाँ पर पोटेशियम ले लेते। ये बात आई समझ में? हाँ भैया। बाकी हाँ सबको भी क्लियर है? बता दो बच्चों बाकी भी एक हाँ बार। भैया। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं अगले इन टेक्स्ट पर। ठीक है, इस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई डू HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol glucose do not show acidic character। तो मैंने आपको बता रखा है कि एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है। एसिडिक कैरेक्टर का एक ही मतलब है, H एसिडिक प्लस कैरेक्टर। आयन H रिलीज प्लस करना आयंस रिलीज करेगा। एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन कैरेक्टर में का मतलब है रिलीज H+ आयन। ठीक है, रिलीज H+ इन आयंस। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है रिलीज H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन। जो हमारे H+ आयन रिलीज कर रहा होगा, एक्वा सोल्यूशन क्या जो रिलीज करेगा, तो एक्वा सोल्यूशन में ही करेगा, गैसियस फॉर्म में तो करेगा नहीं, है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है कि एक्वस H+ आयन रिलीज करना। तो जो H+ आयन रिलीज करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, जो रिलीज नहीं करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो इसके आंसर में बस आपको इतना बोलना है कि since HCl HNO3 release H+ ion in their aqueous solution, so they are acidic, so they show acidic character, while compound like alcohol and glucose do not release H+ ion. Compound like alcohol and glucose do not release H+ ion in their aqueous solution, so they do not show acidic character। क्योंकि H+ ion रिलीज नहीं करते, इसलिए ये कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। आप सिर्फ क्या लिखोगे, पर लिखोगे भैया हाँ एक चीज पूछनी थी भैया, पर इन ये तो वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं ना, तो फिर हाँ। ये रिलीज क्यों नहीं करते अपने H प्लस आयन? सिंस एक सेकंड रुको, सिंस अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट, ठीक है शायद। नहीं नहीं रिलीज, अभी बता रहा हूँ, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, H+ आयंस इन देयर aqueous solution, so they do not show acidic कैरेक्टर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा ऐसी बातों बातों में बताया था कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं दो तरह के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो हमारे कंपाउंड बनते हैं ना, वो कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। ये आप 10th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ोगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कौन सा है जी? अच्छा भैया। ठीक है, बॉन्ड होते हैं। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से जो बनते हैं वो बनते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस बनते हैं। और जो कोवेलेंट आयंस। कंपाउंड होते हैं,
जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। इसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। इसकी वजह से नो आयंस होते हैं इसमें, इसमें कोई आयन नहीं बनते। इसमें क्या होते हैं, कोई आयन नहीं बनते। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनके बनने में किसी भी आयन का कोई रोल नहीं होता, इसमें आयन बनते ही नहीं है। जैसे कि CO2 है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कॉपर का आयन अलग निकलेगा, ऑक्सीजन का आयन अलग निकलेगा, इसमें आयन बनते ही नहीं है, ये आयनों की मदद से बने ही नहीं है। अब जब ये आयनों की मदद से बने ही नहीं है तो ये आयन रिलीज भी नहीं करेंगे, है ना। अगर ये आयन की मदद से बने ही नहीं ये है जो तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये क्या गेन और लूज करके अपने आप को नहीं स्टेबल कर नहीं, देते हैं, ये इसलिए हो गेन और जाते लूज हैं? नहीं करते, इलेक्ट्रॉन लेना देना इनका है ही नहीं, ये करते हैं शेयरिंग। और शेयरिंग करते हैं इसकी मतलब वजह से इनके, बताऊंगा शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग में हम इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है, ऐसे रख देते हैं कि बीच में रखा हुआ है, इसको तू भी यूज कर लियो मैं भी यूज कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन को बीच में रख लेते हैं और दोनों मिलकर उसको यूज करते हैं। देना लेना नहीं है इनके में, इनके में देना लेना है। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन का अच्छा। लेन देन करते हैं, लेन देन नहीं करते। भैया हाँ जैसे आपने कल नहीं बताया था, ये कहते हैं वो जब आप बता रहे थे, ये कहते हैं एक वो नहीं बता रहे थे, जब क्या बता रहे थे आप, जब वो बन प्लास्टर ऑफ पेरिस में अब जब गिब्सन बना था तभी तो हाफ ऐसी था, तो हाफ आप बता रहे थे कि H2 वो भी हाफ यूज करता है, वो भी हाफ यूज करता है, तो वो भी हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड है। नहीं वो कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, वो दोनों एक मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये है, ये जो कंपाउंड बना हमारा, या जैसे हम अल्कोहल की बात करते हैं या ग्लूकोज की बात करते हैं। अल्कोहल ऐसे होता है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो, ये आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, ये सारे के सारे आपस में शेयरिंग करके बैठे हैं। अब शेयरिंग करके बैठे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें आयन ही रिलीज नहीं होते, इसमें कोई आयन बने ही नहीं, इसलिए आयन ये रिलीज भी नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर आयन है ही नहीं। इसने उस तरह से अपना स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। आई बात समझ में, इसने अपना स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया ही नहीं कि कोई आयन का इस्तेमाल हो, इसने बिना आयन के अपना काम करा है। अब जब इसने बिना आयन के अपना काम करा है तो ये आयन रिलीज कैसे कर देगा। तो इसके अंदर हाइड्रोजन तो है, इसके अंदर हाइड्रोजन तो है, पर ये हाइड्रोजन के आयन रिलीज नहीं करता, ये हाइड्रोजन के आयन रिलीज नहीं करता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ये है ही नहीं। आयन, आयन कौन रिलीज करता है, आयन वो रिलीज करता है जो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। आयंस आर रिलीज्ड बाय आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड ही आयन रिलीज कर सकता है, कोवलेंट कंपाउंड आयन को रिलीज नहीं कर सकता। तो ये आयन रिलीज ही नहीं करेगा जब H प्लस आयन या OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। अब देखो इसके पास H भी है और OH भी है, पर उसके बावजूद ना तो ये H प्लस आयन रिलीज करता, ना ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करता, है ना, क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया ही नहीं। इन्होंने बनाया था अपना स्ट्रक्चर उस तरह से, आयन से मिलकर बनाया था, इसलिए आयन ये रिलीज कर देते हैं। इन्होंने आयन से मिलकर नहीं बनाया था, इसलिए आयन को कभी भी रिलीज नहीं करते। और आयन रिलीज नहीं करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर भी शो नहीं करेंगे। होने को इनके पास H भी है और OH भी है, लेकिन देने को इनके पास H भी नहीं है और OH भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आयन नहीं बनाए। आई बात समझ में। इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत आपको हाँ सिर्फ जी। ये है कि सिंस अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने आयन रिलीज नहीं करे, H प्लस आयन रिलीज नहीं करा, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको। ये क्लियर है सभी को, हाँ भैया। बाकियों हाँ को भी भैया। क्लियर है सबको। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, जैसे हमारे पास HCl है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन रिलीज करते हैं। हम पढ़ते हुए आए ना कि एसिड जो है वो H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो हम बोलेंगे कि सिंस एसिड रिलीज H प्लस आयंस, एसिड क्या करता है, सिंस acid release H plus ions in their aqueous solution, वो क्या कर रहे हैं, आयन रिलीज कर रहे हैं। so there is a flow of charges या ions in the solution, which is why they conduct इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भैया कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं कि आयन इधर उधर घूम रहे हो या चार्जेस इधर उधर घूम रहे हो। और ये तो इनका इलेक्ट्रॉन्स तो काम होते क्या हैं। है कि ये तो H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं ना, तो H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं तो आयन
रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो आयन क्या करेंगे, हमारे सोल्यूशन में घूमेंगे, और सोल्यूशन में घूमेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी अभी मैंने बोला कि जो आयनिक कंपाउंड है ये आयन रिलीज करते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये आयन रिलीज नहीं करते, ये नो आयन से रिलीज, ये कोई आयन रिलीज नहीं करते, ये आयन रिलीज करते हैं, ये आयन रिलीज नहीं करते। अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? हाँ भैया। अब ये आयन करेंगे रिलीज कर रहे हैं, ये आयन रिलीज कर रहे हैं, तो हाँ भैया, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। दे डू नॉट कंडक्ट कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये आयन रिलीज ही नहीं कर रहे, आयन रिलीज नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ये आपकी आगे की सीखने वाली चीज थी, पर क्योंकि मैंने आपको आयन के बारे में बता दिया है, तो मैंने आपको ये पॉइंट भी साथ के साथ दोनों का बता दिया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो। क्वेश्चन था भैया। हाँ भैया मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी आज मैं सीबीएसई वाले वो देख रहा था ना, टैग क्वेश्चन, हाँ, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया था कि कैलकुलेट द अब रुक जाओ, पीएच एक ऑफ द काम कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन। ना इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के अच्छा सारे खत्म कर लेते हैं, नहीं तो ठीक हमारे है, ये रह जाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, अभिषेक तुम कुछ कह रहे हो? हाँ भैया, मैं पूछ रहा था कि जो HCl है भैया, वो जो आयन रिलीज करता है वो तो H+ और Cl नेगेटिव करता है ना, तो फिर H+ आयंस कैसे? तो एसिड क्या एसिड H+ आयन ही तो रिलीज करता है, हाँ भैया, Cl नेगेटिव भी तो करता है। तो उससे क्या मतलब हमें? हमने बात किसकी करी है? एसिड का काम क्या है? एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? जो H+ आयन रिलीज कर रहा है ना? एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? जो H+ आयन रिलीज कर रहा है। अब ये थोड़ी उसके अलावा वो कुछ भी करते रहे अपनी जिंदगी में। अब तुम मेरे पास पढ़ने आते हो, तुम मेरे साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को बस इतना मतलब है ना कि तुम साइंस की पढ़ाई करो, उसके अलावा तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, उससे मुझे क्या मतलब? आई बात समझ में? हमने आपको गुड भैया स्टूडेंट पर किस बेसिस पे सीएल बोला है? नेगेटिव, हाँ सीएल नेगेटिव आयन तो तब रिलीज होएगा ना जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। हाँ, जब वो बिना, डिसोसिएट अगर हम होगा। सिर्फ पानी में, हाँ जब हम हाँ पानी में डालेंगे तब थोड़ी ना होएगा। हाँ, तब नहीं होगा, तब ये H+ आयन और H3O+ आयन रिलीज करेगा। हाँ भैया, अच्छा ठीक है भैया। हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा ये हाँ वाटर के उसके साथ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई लिटमस पेपर वही वाली बात है कि हम बोलेंगे जो HCl है, HCl जो है वो क्या करता है, सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज कर पाता है। अब एक्वस सोल्यूशन है हाँ नहीं भैया। हमारे पास, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी ड्राई है, तो वो एक्वस अपने सोल्यूशन नहीं एसिडिक है, नेचर शो तो नहीं कर पाएगा। H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा, और H+ आयन रिलीज नहीं करेगा तो एसिडिक नेचर भी शो नहीं कर नहीं पाएगा। करेगा। ठीक है, हम बोलेंगे कि क्योंकि ये H+ आयन सिर्फ अपने एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है नहीं, अब एक्वस सोल्यूशन नहीं है तो वह H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा, और H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर को भी शो नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ भैया हाँ क्लियर है। भैया। हाँ भैया। ठीक है, अरे क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, अब कहता है, while diluting an acid it is recommended that acid should be added to water and not water to acid। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में, एसिड को पानी में डालते हैं और पानी को एसिड में ये नहीं तो डालते। आपने बता रखा था भैया पहले भी, ये क्वेश्चन मैंने पूरा दिखाया था। डिस्कस करा हुआ है ना, कि एक्सोथर्मिक हाँ रिएक्शन है, भैया। अगर आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो एसिड उछल के आपके फेस पर या हाथ पर आ सकता है। हाँ, ठीक है, हम ग्लास भी टूट जाएगा, पानी के बीकर भी अंदर टूट हम सकता है। पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं और उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। हाँ भैया। अब देखो अगला टॉपिक बड़े ध्यान से समझना यहाँ पर, ये इसने छोटी सी चीज बताई है, मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बताऊंगा। ये कहता है, इसको क्या हो गया, हाँ ये देखो, ये कहता है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ, कहता है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? एसिड को हमने क्या करा है, एसिड इज डाइल्यूट करती है। डाइल्यूटेड। ठीक है, एसिड इज डाइल्यूटेड। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी भाषा में कहूं तो गाढ़ापन। ठीक है, सोल्यूशन का गाढ़ापन, जैसे सोल्यूशन कितना हल्का है या कितना गाढ़ा है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सोल्यूशन का गाढ़ापन कितना है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 10 ml सोल्यूशन है,
आपके पास क्या है, 10 ml सॉल्यूशन है, इसमें 8 ml पानी है, ठीक है, और 2 ml एसिड है, एसिड है। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है आपके पास 10 ml का, उसमें आपका 8 ml एसिड है और 2 ml वाटर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इसकी, और इसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। इसमें एसिड की कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा होगी, होगी। ठीक है। तो कंसंट्रेशन को मैं एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन को हम बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ एसिड नंबर प्रेजेंट ऑफ इन सॉल्यूशन। आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है पर यूनिट वॉल्यूम। कि यहाँ पे अगर मान लो मेरा 10 ml है, 10 ml सोल्यूशन है, इसमें मेरे पास 10 ml सोल्यूशन है, इसमें मेरे पास थे 500 H प्लस आयन थे, इसमें क्या थे मेरे 500 H प्लस आयन थे, ठीक है। अब मैंने इसमें और एक मेरा दूसरा सोल्यूशन है, ये मेरे पास 50 ml का सोल्यूशन है, ये मेरे पास क्या है 50 ml का सोल्यूशन है, इसमें भी 500 H प्लस आयन है। ये 10 ml का सोल्यूशन था, इसके अंदर भी H प्लस आयन 500 थे, ये 50 ml का था, इसमें भी 500 H प्लस आयन थे। कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, लेफ्ट वाले की राइट वाले 10 की। ml वाले की। हाँ, 10 ml वाले की। इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, थोड़ी सी हम थोड़े से वॉल्यूम में ज्यादा आयन है, इसमें ज्यादा हाँ वॉल्यूम में भैया। कम आयन है, इसमें थोड़े से वॉल्यूम में ज्यादा आयन है। तो कंसेंट्रेशन को हम बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम से भी हम इसको समझा सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जो कंसेंट्रेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एसिड को डाइल्यूट कर दूं, अगर मैं एसिड को क्या कर दूं, डाइल्यूट कर दूं। सर डिक्रीज हो जाएगा। एसिड इज डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि आपने एसिड और एसिड में थोड़ा और पानी मिला दिया, आपने क्या कर दिया, एसिड में थोड़ा सा और पानी मिला दिया, ठीक है। तो कभी भी एसिड अगर डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, पानी मिला देने पर क्या होगा, नंबर ऑफ आयन, वॉल्यूम पूरा बढ़ कम हो जाएगा, जाएगी। वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन हमारी क्या हाँ होगी, भैया, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगी। जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या बोला है, एसिड इज डाइल्यूटेड, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि अगर आपको ये बोले, अगर आपको ये बोले कि एसिड इज डाइल्यूटेड, या फिर आपको बोले कि वाटर इज एडेड टू एसिड, एसिड। ठीक है, पानी पानी और मिला दिया, यानी कि हल्का कर दिया उसको आपने, ठीक है। तो दोनों बातों में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कहता है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मुझे एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है भैया। सोडियम बेसिक होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा NaOH, और ये क्या है, एक बेस हाँ बेस भैया, है। बेस है। हमारे पास बेस था और उसमें हमने डाला क्या है, एक्सेस और बेस बेस डाला है, डाल दिया। और बेस डाल दिया, बेस के अंदर और बेस डाल दिया। तो बेस के अंदर और बेस डाल दिया तो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो एच हाई की हो ज्यादा हो जाएगी। जाएगी। हाँ इंक्रीज इंक्रीज हो हो जाएगी। जाएगी, इंक्रीज हो कंसंट्रेशन जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों मैं एक काम करता हाँ हूँ, भैया। मैंने इन दो चीजों के साथ ना आपको और भी चीजें लिखवा देता हूँ, यहाँ पर ना एक छोटी सी टेबल सी बनवा देता हूँ ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। देखो जब अगर आपके पास आ जाए एसिड इज डाइल्यूटेड, या फिर आपको बोले कि वाटर इज एडेड टू एसिड, ठीक है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं भैया कि एक सेकंड रुक जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं एसिड इज एडेड टू एसिड, एसिड में हमने और एसिड मिला दिया, एसिड में हमने और एसिड मिला दिया, तो कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी Increase। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो इंक्रीज। जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो और बात करते हैं थोड़ी इससे, अभी जैसे जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमारा क्या बोल रहा था कि अगर मैं बोल दूं कि बेस इज डाइल्यूटेड,
बेस इज डाइल्यूटेड, या मैं आपसे बोलूं कि वाटर Water is इज added to base. एडेड टू बेस, तो हमारी क्या होगी कंसेंट्रेशन? डिक्रीज। तो हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, है ना? तो हमारी OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बेस में बेस डाल दूं तो इंक्रीज हो जाएगी भैया कंसंट्रेशन। बेस इज एडेड टू बेस, तो हमारी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? Increase. इंक्रीज हो जाएगी। हाँ बेटा अभिषेक, अब बताओ क्या कह रहे थे? भैया आपने ही तो बताया था कि वाटर को कभी एसिड में डालते, वहां तो आपने हाँ, वाटर नहीं, हाँ कहने भैया का मैं भी मतलब, यही सोच रहा था। अरे कहने का मतलब वही है कि हमने पानी मिला दिया है, मतलब पानी बढ़ा दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। हाँ भैया ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस हमारे H+ की भी बात हो सकती है और OH नेगेटिव आयन की भी बात हो सकती है। अच्छा देखो, अगर मैं पहले वाले के बारे में बात करूं, जब मैं एसिड को डाइल्यूट कर रहा हूं, एसिड को मैं क्या कर रहा हूं, ये लो, चलो ये वाली बात ही हटाए थे हम, वाटर इज एडेड टू एसिड वाली, इसमें भी हटाए थे। ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं एसिड को डाइल्यूट कर रहा हूं, एसिड को मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ आयंस पर क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ आयन। नंबर ऑफ आयंस भी डिक्रीज हो जाएंगे भैया। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे या सेम रहेंगे? डिक्रीज होंगे। चलो एक बात देखो, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास ये 10 ml का सोल्यूशन था, 10 ml का सोल्यूशन था, इसमें क्या थे हमारे पास? 100 H+ आयन थे, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद क्या हो गया? सर हाँ, इसका डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है सर वैसे? डाइल्यूट का मतलब हल्का कर देना, उसकी कंसंट्रेशन कम कर देना, पानी मिला के कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। हाँ सर, कम तो हो जाएगी। हाँ, अब देखो, अगर मैंने इसमें पानी मिला दिया, अगर मैंने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो हो गया मान लो 100 ml। अब इसमें नंबर ऑफ H+ आयन कितने होंगे? इसमें भैया पानी में कम हो जाएंगे भैया। कम अच्छा अभी भी तुम नहीं समझे, एक बात बताओ, मैंने एक नहीं गिलास होंगे में, भैया शायद, एक गिलास में कुछ मैंने नहीं। नींबू निचोड़ा, 2-3 नींबू निचोड़े मैंने एक गिलास में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस गिलास के अंदर ना पानी भर दिया, नींबू निचोड़े हुए थे उसके ऊपर पानी भर दिया, तो जो नींबू की मात्रा है, जो नींबू की मात्रा है वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी नहीं, या सर कम उतनी तो ही हो रहेगी? जाएगी सर, कम होगी। उतनी ही रहेगी भैया कम हो शायद। जाएगी भैया, कम हो जाएगी मेरे ख्याल से। बेटा कम नहीं होगी, वो उतनी जो ही रहेगी भैया। उतनी ही रहेगी ना, उसकी कंसेंट्रेशन, उसका खट्टापन कम हो जाएगा, पर जो नींबू के